द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर इंडिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। बर्फ से ढके हुए वो पहाड़ों के किनारे बसे हुए वो सुंदर से गांव, बहती हुई वो नदियाँ, केसर के खेत, ठंड से भरा माहौल, स्नोफॉल और सबसे खुश वहाँ के लोग। क्या सुंदर नज़ारे। लेकिन ये नज़ारे हमेशा ऐसे नहीं थे। एक टाइम में कश्मीर के माहौल में घर से निकलना भी मुश्किल था। हर तरफ दंगे फसाद चल रहे थे, कहीं से पत्थर पड़ रहे थे, कहीं से गोलियां चल रही थी। कई सारे लोग घायल हुए, कई सारे मारे गए। रोज होने वाले वो आतंकी हमले, सारी जगह पे मिलिट्री फोर्सेस, वो नज़ारा ही कुछ अलग था। द हेवन ऑन अर्थ वहाँ रहने वाले लोगों के लिए द हेल ऑन अर्थ बन चुका था। आर्टिकल 370 जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 क्यों सिर्फ जम्मू कश्मीर पे ही आर्टिकल 370 लागू हुआ? टेम्पररी एक्ट होने के बावजूद भी इतने साल क्यों लगे इसे हटाने में? तो युद्ध कर लीजिए, हो गया हम तब तो हो रोक गया। नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोका। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो 370 को नहीं छू सकते। 15 अगस्त 1947 हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी आसानी से तो हमारे इंडिया को छोड़ने वाली नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे अखंड भारत देश को तोड़ने के लिए एक घिनौना प्लान बनाया। 3 जून 1947 को ब्रिटिशर्स ने एक माउंटबेटन प्लान इंट्रोड्यूस किया था, जिसे बाद में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 नाम से जाना जाने लगा। इस प्लान में ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से 2 देशों में बांट दिया था। जिन स्टेट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो स्टेट्स पाकिस्तान में जाने वाले थे, और जिन स्टेट्स में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो स्टेट्स इंडिया में जाने वाले थे। लेकिन ये रूल सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के लिए था। ब्रिटिश इंडिया मतलब वो स्टेट्स जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही राज करती थी, और इंडिया में ही कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जहाँ ब्रिटिशर्स उस स्टेट के राजा के साथ मिलकर इनडायरेक्टली राज किया करते थे। उन स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। अब इस माउंटबेटन प्लान के तहत प्रिंसली स्टेट को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स को पॉपुलेशन वाइज 2 देशों में बांटा जाने वाला था। जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनमें हैदराबाद, मैसूर, भोपाल और जम्मू कश्मीर, ऐसे टोटल मिलाकर 565 स्टेट्स इंक्लूड थी। वो स्टेट्स चाहे तो वो पाकिस्तान में भी जा सकती थी या फिर इंडिया में भी जा सकती थी, या अगर उन्हें दोनों तरफ भी नहीं जाना तो वो इंडिपेंडेंट में रह सकती थी। जब इन प्रिंसली स्टेट को किसी देश के साथ जोड़ा जाता था तब उनके साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम से डॉक्यूमेंट साइन किया जाता था, जिसमें मेनली तो यही चीज़ मेंशन थी कि वहाँ की गवर्नमेंट डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन ये चीज़ खुद देखेगी, और वहाँ का राजा मतलब उस स्टेट का राजा बाकी सब मैटर खुद देख सकता है। एक स्टेट को अपनी तरफ लाना अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन सभी प्रिंसली स्टेट को जोड़ने की मुहिम अपने हाथ में ली और शपथ ली कि मैं सभी स्टेट को भारत देश में जोड़ कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कुछ प्रिंसली स्टेट को लालच दे के अपनी तरफ किया, कुछ स्टेट को डरा के धमका के जो हो सके वो करके अपनी तरफ करने की कोशिश की। पाकिस्तान से भी मोहम्मद जिन्ना जो थे वो इन स्टेट्स को जोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ 13 प्रिंसली स्टेट को ही अपनी तरफ लाने में सफल हुए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 565 स्टेट्स में से 549 स्टेट्स को इंडिया की तरफ कर लिया। बचे थे सिर्फ 3 स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और यही से शुरू हो जाती है आर्टिकल 370 की असली कहानी। इन 3 स्टेट्स को किसी के साथ भी जुड़ने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि जूनागढ़ और हैदराबाद में जो राजा था वो मुस्लिम था, और वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। वैसे ही कश्मीर में जो राजा था वो हिंदू था और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी। अब इन 3 स्टेट्स को अपनी तरफ करना इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो, पहले जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की कहानी समझने से पहले हमें जूनागढ़ और हैदराबाद में क्या हुआ वो समझना होगा, क्योंकि इन सभी का लिंक आर्टिकल 370 से जुड़ा है। अभी आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन जब कश्मीर की कहानी चालू होगी तो आपको सबका लिंक पता चल जाएगा। तो हैदराबाद का जो निज़ाम था
मीर उस्मान अली खान, उसका कहना था कि उसे इंडिपेंडेंट रहना है और अगर किसी देश में जुड़ने की भी बात आई तो वो मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तान से जुड़ना प्रेफर करेगा। लेकिन इंडिया के लिए फिर ये बहुत बड़ा खतरा बन जाता। दरअसल हैदराबाद जो है वो इंडिया के सेंटर में है और इंडिया के सेंटर में एक ऐसा दुश्मन देश बनना इंडिया के लिए ही बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए इंडिया ने भी हैदराबाद पे प्रेशर बनाना चालू किया। तब उस समय के स्टेट के निजाम मीर उस्मान अली खान ने 1 साल का वक्त मांगा और वो 1 साल बाद डिसाइड करेंगे कि उन्हें इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। उस वक्त लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता था। इसलिए 29 नवंबर 1947 को मीर उस्मान अली खान ने इंडियन यूनियन के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी कम्युनिकेशन है, ट्रैवल है, सप्लाई है, वो चालू रहेंगे, लेकिन हैदराबाद इंडिया का हिस्सा नहीं होगा। उस समय इंडिया ने इस चीज़ को मान भी लिया था क्योंकि सेम टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जा रहा था, सबके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साइन हो रहे थे। इंडिया को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश भी चल रही थी और जम्मू कश्मीर में भी इंडिया पाकिस्तान वॉर की सिचुएशन थी। लेकिन उस 1 साल में मीर उस्मान अली खान ने पाकिस्तान के साथ मिलना चालू किया, उनसे बातचीत करना चालू किया और इंडिया को जिस बात का डर था उन्होंने वही किया। हैदराबाद ने उन्होंने खुद की रजाकार नाम से अपनी पर्सनल मिलिट्री फोर्स बना ली। अब वो आर्मी खुलेआम हैदराबाद के नॉन मुस्लिम को मारती थी और आसानी से हैदराबाद बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आके मारपीट करती थी। अब इस आर्मी ने इतना परेशान किया था कि मजबूरन इंडिया को बाकी सभी चीज़ों से ध्यान हटाकर अपनी आर्मी हैदराबाद में भेजनी पड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सभी मैटर को पीसफुली हैंडल करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ज़बरदस्ती हैदराबाद में अपनी आर्मी भेजी और सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही हैदराबाद का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। फिर डर के मारे हैदराबाद के निजाम ने 25 जनवरी 1950 को इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन भी हो गया और हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। जूनागढ़ का भी कुछ आज़ादी के बाद सेम मैटर चल रहा था। जूनागढ़ का जो निजाम था मोहम्मद महाबत रसूल खान, उनका झुकाव भी मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तान के साथ था और जो राजा ने दीवान रखा था शाहनवाज भुट्टो, वो भी कराची से था, तो उसका भी कनेक्शन पाकिस्तान से बहुत अच्छा था। फिर जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि जूनागढ़ में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो तो हिंदू थी और जूनागढ़ के अंदर आने वाले कुछ रियासतों का सपोर्ट भी इंडिया को ही था। इसलिए पटेल जी यही चाहते थे कि जूनागढ़ इंडिया में ही आए। तब पटेल जी ने जूनागढ़ को आर्मी भेजकर चारों तरफ से घेर लिया, जिसके कारण पाकिस्तान और जूनागढ़ दोनों का कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। जब आर्मी ने जूनागढ़ को घेर लिया था तब राजा डर के मारे पाकिस्तान में भाग गया। अब उसके बाद तो ये डिसाइड हुआ कि जूनागढ़ का क्या करना है वो वहाँ की जनता बताएगी। उसके बाद प्लेबिसाइड किया जाता है। प्लेबिसाइड का मतलब स्टेट की जो जनता है वो वोटिंग के द्वारा डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन से देश में जाना है या कौन से देश का हिस्सा बनना है। 20 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड होता है और रिजल्ट में 2 लाख से भी ज़्यादा वोट रजिस्टर किए जाते हैं और उसमें 1,90,000 से भी ज़्यादा यानी 99.95% से भी ज़्यादा के वोट इंडिया की तरफ आते हैं और ऐसे ही जूनागढ़ भी इंडिया का पार्ट बन जाता है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पे। उस समय राजा हरि सिंह कश्मीर के हिंदू राजा थे, लेकिन उन्हें इंडिया में आना नहीं था। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। उसका रीज़न था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को राजी से हटाकर डेमोक्रेसी लानी थी और राजा हरि सिंह को अपनी गद्दी से बहुत ज़्यादा प्यार था। और रही बात पाकिस्तान से जुड़ने की, तो पाकिस्तान में तो कभी हिंदू राजा कभी टिक ही नहीं सकता। वो राजा को हटाकर पाकिस्तान अपना निजाम वहाँ बैठा देते। इस चीज़ से भी राजा वाकिफ था, लेकिन कश्मीर को अपनी तरफ करना दोनों देशों के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर राजा पर दोनों देशों से प्रेशर भी बनाया जाता है। तब राजा ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के लिए हाँ कर दी और 12 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जम्मू कश्मीर की तरफ से एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भेज दिया गया। पाकिस्तान ने तो इमीडिएटली एग्रीमेंट साइन कर दिया, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि इंडिया चाहती थी कि थोड़ा और डिस्कशन करके सीधे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही साइन किया जाए। इसलिए राजा को रिक्वेस्ट भी की गई थी कि वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में भेजे जिससे कोई नेगोशिएशन हो सके, लेकिन उस वक्त तक कोई रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली की मीटिंग में आया ही नहीं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच ट्रेड ट्रैवल्स कम्युनिकेशन चालू हुआ, फूड सप्लाई चालू हुई, लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ अलग ही थे। पाकिस्तान को कुछ भी करके कश्मीर को अपने हिस्से में लाना ही था। इसलिए पाकिस्तान ने एग्रीमेंट तोड़ के 22 अक्टूबर 1947 को लगभग स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के सिर्फ 2 महीने बाद जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दी। लेकिन ऐसे ही किसी स्टेट पर अटैक करना इतना भी आसान नहीं है।
इसलिए मोहम्मद जिन्ना ने एक साजिश रची। उन्होंने कश्मीर पे अटैक करने के लिए पश्तून और तानूरी नाम के एक अनऑफिशियल ट्राइब की 10,000 लोगों की आर्मी तैयार की और उसमें पाकिस्तान आर्मी के भी कुछ लोगों को शामिल किया गया। और पाकिस्तान आर्मी का ही अकबर खान नाम का एक ऑफिसर इस आर्मी को लीड कर रहा था। एक अनऑफिशियल ट्राइब से हमला करने का कारण ये था कि पाकिस्तान हाल ही में एक देश के स्वरूप में उभर रहा था और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे किसी की भी नज़र में भी नहीं आना था। यह अटैक पाकिस्तान के ही वजीरिस्तान नाम के इलाके से चालू हुआ। 21 अक्टूबर 1947 को ट्रक से 10,000 लोगों की आर्मी को कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया। उस वक्त तक कश्मीर के राजा हरि सिंह को कुछ भी खबर नहीं थी। जब पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर पर सीधा अटैक चालू किया तब राजा हरि सिंह ने भी अपनी आर्मी को कश्मीर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। लेकिन राजा हरि सिंह की आर्मी पाकिस्तान के आर्मी के मुकाबले बहुत कम थी और उसमें से भी आधे से भी ज़्यादा तो मुस्लिम थी। कश्मीर आर्मी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने पहले ही राजा हरि सिंह को आगाह कर दिया था कि जो हमारी मुस्लिम सेना है वो शायद आपकी वफादारी छोड़ के पाकिस्तान आर्मी की तरफ हो सकती है, और वो हो भी गई। पाकिस्तान सेना ने कई हद तक राज्य के जो मुस्लिम आर्मी थे उन्हें अपने साथ जोड़ लिया था और कश्मीर आर्मी के बहुत से सिपाही पाकिस्तान की तरफ हो जाने से अटैक के सिर्फ 2 दिनों बाद ही पाकिस्तान आर्मी मुजफ्फराबाद, जो कि श्रीनगर से 150 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी राजा डटे रहे, उन्होंने अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा रखा। लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान की आर्मी पूरी पहुंच जाती है, जो कि सिर्फ श्रीनगर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर भी राजा नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर किसी देश का हिस्सा बने, पर पाकिस्तान आर्मी का इतनी तेजी से आगे बढ़ना राजा के लिए अब चिंता का विषय बन गया था। और अगर श्रीनगर पे एक बार पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए पूरे कश्मीर पे काबू करना बहुत आसान था। यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल निभाया ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने। उन्होंने सबसे पहले तो राजा की सुरक्षा के लिए उन्हें जम्मू के लिए रवाना कर दिया, और दूसरी तरफ उरी और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो एकमात्र ब्रिज था उसे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने पाकिस्तान की आर्मी वहां आने से पहले ही वहां अपनी आर्मी भेजकर उस ब्रिज को ही उड़ा दिया। इससे हुआ क्या, जो पाकिस्तानी सेना इतनी तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी उसे उरी में ही रुकना पड़ा। अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उस समय ये कदम नहीं उठाया होता तो अगले 2 दिनों के बाद ही पाकिस्तान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेता और कश्मीर किसका, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो आर्मी थी उनमें से जो ज़्यादातर अनऑफिशियल ट्राइब वाले जो लोग थे वो कोई खास पढ़े लिखे और उसूलों वाले नहीं थे। इन लोगों में इतनी ज़्यादा हैवानियत भरी पड़ी थी कि वो सामने आने वाली सभी चीज़ों को तहस नहस कर रहे थे। हैवानियत की सीमा तो तब पार हुई जब उन्होंने बारामूला की जो लड़कियां और औरतें थी, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर किसी की धर्म की न हो, उन लड़कियों के साथ उन्होंने करना चालू किया। न उन्होंने वहाँ की नर्सेस को छोड़ा, ना डॉक्टर्स को, ना ही टीचर्स को। इनमें से कई के साथ तो गैंग भी किया गया। इन लोगों में इतना कत्लेआम मचाया कि वहाँ की जनसंख्या सिर्फ 1/3 ही बची। इस हैवानियत की खबर राजा हरि सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब के पास भी आ रही, लेकिन उस समय कोई भी कुछ नहीं कर सका। यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी कि पाकिस्तानी आर्मी अब 26 अक्टूबर को बारामूला से श्रीनगर की तरफ निकलने वाली थी, और बारामूला सिर्फ श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पे था, और आर्मी को श्रीनगर पहुंचने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय लगने वाला था। अब इस समय राजा को ये रियलाइज़ हुआ कि उसके पास अभी इंडिया से सपोर्ट लेने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तब राजा हरि सिंह ने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि वो कश्मीर को सपोर्ट करे। तब नेहरू जी और पटेल जी उन्हें सपोर्ट करना भी चाह रहे थे, लेकिन माउंटबेटन, जो कि उस वक्त के इंडियन आर्मी के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि जम्मू कश्मीर ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया है, तो हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं। अगर हमने मदद आपको की तो ये एक इंटरनेशनल वॉर माना जाएगी। उस समय इंडिया ने राजा हरि सिंह के सामने कुछ शर्तें रखी। पहले तो जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। दूसरी, शेख अब्दुल्ला, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्त थे, उन्हें जेल से रिहा करके पीएम बनाना होगा। और ये संदेश लेकर दिल्ली से हमारे वीपी मेनन को भेजा जाता है राजा हरि सिंह के पास, और राजा हरि सिंह के पास उस समय और कोई ऑप्शन था ही नहीं। फिर मजबूरी में आकर राजा हरि सिंह ने सारी शर्तें मान ली और 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया और जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। रात को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और उसी रात को इंडिया ने अपनी आर्मी हवाई मार्ग से श्रीनगर के लिए भेज दी। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि पाकिस्तान आर्मी को अगर उस दिन श्रीनगर तक पहुंचने से रोका नहीं गया तो कश्मीर हमेशा के लिए पाकिस्तान को हो जाता। लेकिन सही समय पर इंडियन आर्मी श्रीनगर पे पहुंच जाती है
और पाकिस्तान आर्मी को वहीं पे रोका जाता है। और यहीं से असली शुरुआत हुई इंडिया और पाकिस्तान के वॉर की। अक्टूबर 1947 से लेकर 1 जन 1949 लगभग 1 साल 10 हफ्ते तक ये वॉर चल रही थी। इस वॉर में इंडियन आर्मी ने जहाँ पर अभी येलो सी है वहाँ तक पाकिस्तान के आर्मी को पीछे कर दिया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर एक गलती की। उन्होंने ये मैटर पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश की और ये मैटर वो लेके गए यूएन के पास। यूएन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2 देशों के बीच पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम करती है। नेहरू जी को लगा कि ये मैटर यूएन में जाता है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वजह से कश्मीर इंडिया में ही आ जाएगा या फिर पेपेसाइड होगा, और वोटिंग में तो हिंदू और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के वोट तो इंडिया की तरफ ही रहेंगे। और रही बात मुस्लिम लोगों की, तो शेख अब्दुल्ला के कहने पर उनका भी सपोर्ट इंडिया को ही मिल जाएगा। लेकिन उस समय यूएसए पाकिस्तान के फेवर में था और यूएसए का इम्पैक्ट यूएन में सबसे ज़्यादा था। फिर यूएन का फैसला आता है कि जहाँ पर अभी वॉर चल रही है उसे वहाँ पर ही रोका जाएगा और दोनों देश अपनी अपनी आर्मी पीछे ले लेंगे। फिर जम्मू कश्मीर में पेपेसाइड होगा और जो रिजल्ट आएगा कश्मीर उस। लेकिन आज के दिन तक कश्मीर में कभी पेपेसाइड हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों देशों ने अपनी आर्मी कश्मीर से हटाई ही नहीं। लेकिन उस वक्त तक जब पेपेसाइड नहीं होता तब तक इंडिया को जम्मू कश्मीर के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना ज़रूरी था। दोनों के प्रोग्रेस के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने ज़रूरी थी। और ठीक उसी समय हमारे इंडिया का संविधान भी बनाया जा रहा था, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी लीड कर रहे थे। तब ये डिसाइड किया गया कि जम्मू कश्मीर का तो कोई खुद का संविधान है ही नहीं, तो उनकी एक टीम बनाई जाएगी जम्मू कश्मीर की, जो संविधान लिखने में हमारी मदद करेगी और अपना ओपिनियन बताएंगी। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में देखोगे तो एक पॉइंट मेंशन है कि आगे जाकर फ्यूचर में इंडिया का कोई भी कानून कश्मीर के लिए लागू नहीं होगा। लेकिन ऐसा करना मतलब कि बाकी स्टेट्स के लिए नाइंसाफ़ी होगी। तब एन गोपाल स्वामी अय्यर नागर जी ने एक सॉल्यूशन निकाला और यहाँ पर क्रिएट हुआ आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर पे उस वक्त 2 लॉ लगाए गए थे, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। आर्टिकल 1 में था कि जम्मू कश्मीर इंडिया का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, और आर्टिकल 370 में मेनली 3 चीज़ें मेंशन की गई थी। फर्स्ट, इंडिया सिर्फ डिफेंस, इंटरनल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन 3 चीज़ों पे ही लॉ बना सकती है। दूसरा, अगर इसके अलावा और कोई इंडिया का कानून कश्मीर पे लागू करना है तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकालना होगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकालने से पहले जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को पास करना होगा। उसके बाद ही जम्मू कश्मीर पे इंडिया का कोई भी लॉ लग सकता है। और तीसरा मेन पॉइंट, जिसके कारण कई सालों तक 370 को कोई नहीं हटा पाया। तीसरा मेन पॉइंट था कि 370 तो एक टेम्परेरी एक्ट है, बाद में इसे हटाए कैसे। तो इसके लिए 3 कंडीशन रखी गई थी। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट टीम, यानी जिन लोगों ने संविधान लिखने में मदद की है, उस टीम से भी अप्रूवल लेना होगा। और जब ये दोनों अप्रूवल दे देंगे फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकलेगा। उसके बाद ही 370 को हटाया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल तब आई जब 370 को हटाया जाने वाला था, तब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन टीम बची ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद वो टीम डिसॉल्व हो गई। अब अगर कोई अप्रूवल देने वाला बचा ही नहीं तो अप्रूवल लेंगे किससे। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके, पॉलिटिक्स खेल के बीजेपी ने बहुत से ज़्यादा मुश्किलों से आर्टिकल 370 को हटा दिया।